अब फ्रेंच सोसाइटी, जो हम लोग फ्रांस की सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे थे, उसका फर्स्ट पार्ट देखा। अब सेकंड पार्ट को हम लोग देखेंगे, उसी में जो सब सेक्शन है सेकंड, कि कैसे वहां पे क्राइसिस के बीच में एक नए क्लास का जन्म होता है, दैट इज अ ग्रोइंग मिडिल क्लास। ठीक है, और ये ग्रोइंग मिडिल क्लास, जो वहां पे डिफरेंसेस थे ना, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को जो प्रिविलेज मिला हुआ था और थर्ड स्टेट के ऊपर सारा बर्डन था, तो वो इसके अगेंस्ट कैसे प्रोटेस्ट करते हैं, कैसे इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, हम इस चीज को देखेंगे। तो क्योंकि वहां पे चीजों के दाम बढ़ रहे थे, सरकार के ऊपर भी बहुत ज्यादा बर्डन था, ठीक है, डेट था, ये सब मैंने सब कुछ पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, तो सरकार ने सोचा था कि हम लोग टैक्स को बढ़ाएंगे। तो जब उन्होंने टैक्स बढ़ाने का सोचा, तो जो गरीब लोग थे उनके ऊपर ही, थर्ड स्टेट वाले जो पीजेंट्स थे उनके ऊपर बर्डन बढ़ गया, तो उन्होंने रिवोल्ट शुरू किया। लेकिन उनके पास ना इतना मीन्स था ही नहीं, उनके पास इतना मीन्स और प्रोग्राम्स था ही नहीं, इतना सामर्थ्य था ही नहीं कि वो उतने बड़े राजा और उतने बड़े बड़े क्लास के अगेंस्ट जो है रिवोल्ट कर सके। तो फिर किसने रिवोल्ट किया? तो इसी वजह से किसने ये चीज सोची कि इनके अगेंस्ट जाए, फिर किसने हिम्मत की? तो ये जो मिडिल क्लास है ना, इन्होंने। अब ये मिडिल क्लास में थे कौन? तो थर्ड स्टेट में मैंने बताया था कि सिर्फ थर्ड स्टेट में पीजेंट्स नहीं थे, थर्ड स्टेट्स में लॉयर्स भी थे, कुछ बिजनेसमैन भी थे, बड़े मर्चेंट्स भी थे। तो ये जो मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, ये सब थे जो खासकर बाहर ट्रेड करते थे, दूसरे देशों से ट्रेड करके पैसा कमा रहे थे वहां पे सिल्क और वुल बेच के। तो वो लोग जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा था और ऐसे एजुकेटेड क्लास जो थे, उन्होंने हिम्मत करी। उन्होंने इस बात को समझा कि जो प्रिविलेज है, जो फैसिलिटी है, वो सिर्फ बर्थ के बेसिस पे नहीं मिलनी चाहिए, मतलब कि जन्म लिए बस इस परिवार में तो हम टैक्स नहीं भरेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिविलेज मेरिट के बेसिस पे होनी चाहिए। इस चीज को इन्होंने प्रोपेगेट करा। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें जो थी, क्या क्या आइडियाज जो थे इस फ्रेंच सोसाइटी में अब चेंज हो रहे थे, क्या डायनेमिक आइडियाज आ रहे थे। ठीक है, तो इन लोगों ने कहा पहली चीज कि प्रिविलेज मेरिट के बेसिस पे होनी चाहिए। फिर जो सोसाइटी है वहां पे क्या होना चाहिए? फ्रीडम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? इक्वल लॉज होने चाहिए। और उसके बाद ये सारे देख रहे हो नए नए आइडियाज ये लोग जो है प्रोपगेट करने लगे। ये सब पहले फ्रेंच सोसाइटी में इसकी बात नहीं हो रही थी, पर ये सब होने लगी। और ये लोग कुछ लोगों से भी इंस्पायर हुए, कुछ फिलोसोफर्स से। फिलोसोफर्स कौन? तो फिलोसोफर्स जो उस समय के दार्शनिक लोग थे, जो सोसाइटी को एनालाइज करते थे और सोसाइटी में जो चीजें थी, जो मुद्दे थे, उसको लिखते थे उन लोगों के बारे में। जैसे कि कुछ फिलोसोफर्स जो है वो पॉलिटिकल साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये नाम हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फिलोसोफर्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, जैसे कि जॉन लॉक, जे रूसो, जीन जैक रूसो। तो जो जॉन लॉक है, इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा, पर ये फ्रीडम के बहुत बड़े एडवोकेट थे, फ्रीडम को सपोर्ट करते थे। ठीक है, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने इस चीज को खारिज किया है कि जो किंग है ना, वो कोई भगवान नहीं है। ठीक है, और किंग की जो पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए, मतलब उसको अनलिमिटेड पावर नहीं होना चाहिए। सरकार जो है, जो पावर अथॉरिटी है, वो लोगों की होनी चाहिए। ठीक है, वो इस चीज की बात करते थे और फ्रीडम की बात करते थे। फिर आपके जो रूसो है, जीन जैक रूसो, इनको फेमस, इनको ये क्यों है? तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए फेमस है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अब क्या चीज है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इस चीज को बताती है कि स्टेट कैसे बना। बहुत सारे फिलोसफर्स ये चीज को बताते हैं कि स्टेट एक्चुअली बना कैसे है। ठीक है, कोई नेशन कैसे बना। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जो स्टेट बना है वो लोगों के सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बना है। लोगों ने अपने राइट्स, है ना, वो छोड़े, अपने जो राइट्स है वो दिए हैं किसी एक अथॉरिटी को, और वो अथॉरिटी लोगों को उसके बदले में प्रोटेक्ट करता है। इस तरीके की बातें। तो इन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट बनती है वो किस पे बननी चाहिए? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, मतलब लोगों के बीच
और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो जो गवर्नमेंट बनाएंगे, उनके बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है ना, उस टाइप का। ठीक है। फिर एक और फिलोसोफर का नाम है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ में लिखा है, उन्होंने ये जो गवर्नमेंट की जो पावर है उसमें एक डिवीजन के लिए प्रपोज किया। उन्होंने सुझाव दिया कि गवर्नमेंट जो है उसके अंदर जो इंस्टीट्यूशन है वो डिवाइडेड होनी चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। जैसे कि आज हम लोग देखते हैं ना, लॉ बनाने की संस्था अलग होनी चाहिए, लॉ को लागू करने की संस्था अलग होनी चाहिए, और लॉ को प्रोटेक्ट करने की संस्था जो है वो अलग होनी चाहिए। ठीक है। फिर इसी समय जो यहाँ पे जो मिडिल क्लास था, उन्होंने और कहाँ से इंस्पिरेशन लिया, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल ऑफ राइट्स के बेसिस पे बना है। मतलब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था, वो काफी एडवांस था, उसमें इंडिविजुअल राइट्स, लोगों के अधिकारों की बात की हुई है, फ्रीडम की बात की हुई है। ठीक है। अब ये जो आइडियाज थे, जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये फ्रीडम, इक्वल लॉज और ये सारे जो इनके आइडियाज जो थे, इनकी फिलॉसफी से लोग जो है, मिडिल क्लास जो है वो प्रभावित होता है। और इन आइडियाज को धीरे धीरे लोग न्यूज़पेपर में, जगह जगह, कॉफी हाउस में, सलून में डिस्कस करने लगते हैं, प्रोपोगेट करने लगते हैं, एक दूसरे में फैलाने लगते हैं, लोग इन सब चीज पे चर्चा करने लगते हैं, बात करने लगते हैं। ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे कि जो लुईस 16 है वो कैसे फर्दर टैक्स बढ़ाने की जो बात है उसकी जो ये फैलती है, और साथ साथ लोगों के बीच जो आक्रोश है ना, एंगर भी फैल जाता है कि ये क्यों टैक्स बढ़ा रहा है, क्योंकि अब तो लोग अवेयर हो गए ना फ्रीडम और ये सारी चीजों को लेके। तो अब हम इसके बारे में, अब जो रेवोल्यूशन होगा, जो प्रोटेस्ट होगा, उसके बारे में देखते हैं आगे। थैंक यू।